एनडीए सितंबर 3 सेकंड में मैं आपका स्वागत करता हूं और अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है इफ़ आर इज़ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई देन व्हाट इज़ द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन दिस टू। तो सबसे पहले अगर मैं आपको यहां पर एक फॉर्मूला डिस्कस करूं तो आप यहां देखोगे कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट से रिलेटेड अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ तो आप इसके अंदर देखोगे कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट का बेसिक फॉर्मूला ये होगा कि आर आपका इक्वल होगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन में आप लिखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कोवेरिएंस किस पे डिपेंड करेगा, इंडिपेंडेंट होगा या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं यहाँ पर आपको कोवेरिएंस की प्रॉपर्टी बताऊंगा। कोवेरिएंस इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंड करेगा कोवेरिएंस। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ देखोगे, अगर मैं राइट डाउन करूँ कोवेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी और सी वाई प्लस माइनस डी, तो आप इसके इक्वल आप राइट डाउन करोगे, ये आपका इक्वल होगा ए सी कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी कोवेरिएंस की आपको मैंने यहाँ पर ये डिस्कस कर दिया। सेकंड प्रॉपर्टी आप यहाँ देखोगे स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एक्स प्लस माइनस बी। स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट होगा आपका चेंज ऑफ ओरिजिन से और डिपेंड करेगा आपका स्केल के ऊपर। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आप राइट डाउन कर सकते हो मोड ऑफ ए एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। ये आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इन दोनों को यूज़ करके मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अगर यहाँ पर आप इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपको पता है ये चेंज ऑफ स्केल पे डिपेंड करेगा। तो जो न्यूमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी -9 कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। और डिनोमिनेटर में आप राइट डाउन करोगे यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, दोनों डिपेंड करेंगे आपको पता है स्केल के ऊपर। तो ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बनेगी वो आपकी बनेगी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। 9 से 9 कैंसिल आउट हो गए, -9 आएगा और ये वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है आर। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा आपका -r यानी कि ऑप्शन ए। ये आपके क्लियर होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आप देखोगे क्वेश्चन नंबर आपको सेकेंड गिवन है ए फेयर कॉइन stored 6 times, what is the probability of getting a result in the 6th toss which is different from the those obtained in the first 5 tosses? So we can write down, यहाँ पर दो केस हम ले सकते हैं। फर्स्ट केस है अगर मैं लूँगा, इसमें ये कह रखा है कि जो 6 टाइम आएगा जो फर्स्ट 5 से डिफरेंट होगा, तो आप राइट डाउन कर सकते हो कि पहले 5 के अंदर मान लो टेल आपके गिवन हो तो 6 आपका हेड आ सकता है। एक केस आपका ये बनेगा। सेकेंड आप ये भी लिख सकते हो कि फर्स्ट 5 में अगर आपका हेड आ रहा हो तो ये आपका नेक्स्ट वन क्या बनेगा, टेल बनेगा। अगर मैं इनकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है कॉइन के अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 होगी। तो फर्स्ट वन के अंदर अगर मैं लिखूंगा तो आपके 6 कॉइन है तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी बनेगी 1/64। और सेकंड में भी अगर आप राइट डाउन करोगे तो ये वाली प्रोबेबिलिटी होगी, ये भी होगी 1/64। अगर आपको कंबाइंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको पता आप लिखोगे 2/64, तो ये बनेगा आपका 1/32। तो आपका सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखोगे इफ h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ 3 नंबर्स, h इज द हार्मोनिक मीन ऑफ द 3 नंबर्स इन जो 3 नंबर गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपसे वैल्यू पूछी गई है इस क्वेश्चन के अंदर। जो वैल्यू आपको बतानी है तो इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू बतानी है 270 अपॉन में h। जो h है ये हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। तो अगर मैं हार्मोनिक मीन का एक बेसिक सी प्रॉपर्टी अगर आपको यहाँ पर मैं बताऊँ तो हार्मोनिक मीन की जो बेसिक प्रॉपर्टी होगी, तो हार्मोनिक मीन का बेसिक प्रॉपर्टी ये होगी कि जो हार्मोनिक मीन फॉर n नंबर अगर आपको गिवन हो तो हार्मोनिक मीन जो बनेगा वो आपका होगा n अपॉन में नंबर ऑफ x1 प्लस में 1 अपॉन में x2 अप टू आपको गिवन होगा 1 अपॉन में xn। ये प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो आपको यहाँ पर कितने नंबर गिवन है, 3 नंबर गिवन है। तो आप यहाँ पर 3 नंबर हार्मोनिक मीन को ऐसे रिप्रेजेंट करा तो आप यहाँ पर राइट डाउन करोगे 3 अपॉन में अगर मैं लिखूंगा 10c4 की वैल्यू आपकी होती है 210, तो आप यहाँ लिखोगे 1 अपॉन में 210। सेकंड आपको पता है 10c5 की वैल्यू अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगी 1 अपॉन में 252। यू कैन राइट डाउन 252। और 10c6 आपको पता है 10c4 के इक्वली होगा, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 1 अपॉन में 210। तो ये दोनों वैल्यू अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये वैल्यू आपकी बनेगी, अगर मैं एलसीएम लूँगा तो न्यूमिनेटर में होगा 3 इंटू में 252 इंटू में 210 और डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 2 अपॉन में 210।
2/210। अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा 252 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 504। 504 में अगर मैं 210 ऐड करूंगा तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 714 और डिनोमिनेटर वाली मैंने न्यूमिनेटर में लेके चला गया हूं। तो अब अगर मैं इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा तो अगर s की वैल्यू मैं यहाँ पर ये पुट करूंगा तो ये आपके जो सिंप्लीफिकेशन के बाद बनेगा तो ये बनेगा 270 और ये डिनोमिनेटर में h है तो न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 714 और डिनोमिनेटर में आप लिखोगे 3 इंटू में 252 इंटू में 210। अगर अब मैं इसको राइट डाउन करता हूँ 252 इंटू 210, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 3 9 जा ये आपका 90 हो गया है। इसको सिंप्लीफाई करोगे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 7 जा और ये होगा 3 3 जा, 3 से कैंसिल आउट करोगे तो ये बनेगा 3 8 जा, 3 4 जा, 7 से इसको कैंसिल आउट करोगे 7 1 जा और 7 2 जा। ये आपका आंसर होगा 102/84। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ अगेन आपको पता है 3 से डिविजिबल है तो ये होगा 3 3 जा और 3 4 जा, डिनोमिनेटर में लिखोगे 3 2 जा और 3 8 जा। अगर मैं आपको अगेन सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आपका होगा 17/14। 17/14 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर आप देखोगे 17/14 आपको क्या ऑप्शन गिवन है, 17/14 ये आपको सी ऑप्शन गिवन है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसका राइट आंसर आपका होगा 17/14। अब आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास। पेपर काफ़ी इजी था, इतना टिपिकल नहीं था, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। अगर आप थोड़ा सा इजी वे में करते तो सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करने लायक क्वेश्चन से। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको गिवन है कि इन ए क्लास देयर आर एन स्टूडेंट इंक्लूडिंग द स्टूडेंट्स पी एंड क्यू, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पी एंड क्यू सिट टुगेदर इफ सीट्स आर असाइंड रैंडमली। ये कह रहा है पी एंड क्यू आर सिट टुगेदर। अगर मैं P और Q को सीट टुगेदर करूं, अगर मैं P एंड Q के लिए अगर 2 सीट असाइन कर लूं तो टोटल मेरे पे n स्टूडेंट थे। n में से अगर आपको पता है 2 स्टूडेंट अगर एक्सक्लूड हो गए तो रिमेनिंग कितने हो रह गए, n-2 स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे को इनका अरेंजमेंट करना हो, अगर मैं इनका अरेंजमेंट करूंगा तो n-2 इंटू 1, इसको एक ही ऑब्जेक्ट की तरह आपको ट्रीट करना है। तो इसमें अगर 1 ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे तो टोटल अपने पे कितने होंगे, n-1। तो न्यूमिनेटर के अंदर अगर मैं इनका अरेंजमेंट करूंगा तो ये आपका बनेगा n-1 फैक्टोरियल। और आप इस वाले को आपको पता रीअरेंज किया जा सकता है, P और Q की सीट इंटरचेंज की जा सकती है। तो आप इसे लिखोगे 2 फैक्टोरियल और टोटल आपके पास कितने गिवन है, n। तो n का अरेंजमेंट करोगे तो n का अरेंजमेंट कितना होगा, n का अरेंजमेंट होगा आपका n फैक्टोरियल। अब आपको पता है n फैक्टोरियल को आप क्या राइट डाउन कर सकते हो, n फैक्टोरियल को मैं राइट डाउन कर सकता हूँ n-1 फैक्टोरियल। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट होगा और आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2/n, यानी कि आपका B इज द राइट आंसर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बिल्कुल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको अगर अपन ट्राई करें, थोड़ा सा बस कैलकुलेशन है इनके अंदर, कोई ज़्यादा इतना नहीं है। अगर आप सिंपल वे में अगर इनको पिक करोगे तो इजीली आप मतलब 80 के अराउंड क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते थे। अभी क्वेश्चन देखोगे इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 पैरामीटर होंगे, आपको पता है n इन p। n आपको गिवन है। अगर मैं इसको राइट डाउन करूं, n की वैल्यू 6 है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आप पहले लिखूंगा 9, ये 9 लिख दिया। और अगर n की वैल्यू में 6 लूँगा, p को मैं p ही कंसिडर करूंगा। और आपको पता है p प्लस q इन ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p प्लस q किसके इक्वल होगा, 1 के। तो q को मैं क्या राइट डाउन कर सकता हूँ, q को मैं लिख सकता हूँ 1 - p। तो यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। तो r की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, r की वैल्यू यहाँ पर 4 गिवन है। तो मैं लिखूंगा 64, तो p की पावर 4। आपको पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होगी कि p प्लस q, इसकी पावर अगर आपको n गिवन है तो यू कैन राइट डाउन NCR p रेज टू पावर r और q रेज टू पावर n - r। अगर इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो 964 p रेज टू पावर 4 और q की जगह मैं राइट डाउन करूँगा 1 - p का स्क्वायर। अब नेक्स्ट आपको इक्वल टू में गिवन है, इक्वल टू में r की वैल्यू 2 गिवन है, तो मैं लिखूँगा 6c2, ये होगा आपका p का स्क्वायर और ये 1 - p की पावर आपकी हो जाएगी 4। 64 की वैल्यू आपको पता है 62 के इक्वल होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट p स्क्वायर से p रेज टू पावर 4 कैंसिल आउट होके यहाँ पर p स्क्वायर रहेगा।
इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू आपकी 1 माइनस पी स्क्वायर रहेगी। अब 9 को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर बनेगा आपका 9p स्क्वायर। अब इस वैल्यू को 1 माइनस पी का होल स्क्वायर को अगर मैं ओपन करूंगा तो ये आपका बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, तो आप इसको राइट डाउन करोगे पी स्क्वायर, इंटरचेंज कर लो, इसको उधर को चेंज करोगे तो ये बनेगा 8p स्क्वायर प्लस के अंदर आपका बनेगा 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, तो इसके आप फैक्टर करोगे तो एक बेसिक सी ट्रिक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो इसके फैक्टर जो बनेंगे तो इसके फैक्टर बनेंगे p की वैल्यू -4/8 और ये बनेगा आपका 2/8। नेगेटिव p की वैल्यू हो नहीं सकती है प्रोबेबिलिटी, तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है आपका वो आपका है 1/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 6 को लेऊँ, अब इसके अंदर 5 क्वेश्चन कंसीडर करे हुए एक साथ, तो आपको इसके जो बेसिक सी चीज़ें वो आपको ध्यान देनी हैं। इसके अंदर गिवन है कि जो 3 बॉयज़ हैं, इसके अंदर 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स गिवन है। इसमें गिवन है 3 बॉयज़ PQR एंड 3 गर्ल्स STU आर टू बी अरेंज इन ए रो फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। एक रो के अंदर अरेंज कर रहे हैं जिसके अंदर ग्रुप फोटोग्राफ। तो इसके 5 क्वेश्चन इसी के अंदर कंबाइंड है, तो 1 बाय 1 अपन एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट वन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 बॉयज सिट टुगेदर। बेसिक सी प्रॉपर्टी आपको पता है, अगर आप PNC पढ़ रहे हो, अगर सिट टुगेदर है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो भी बॉयज हैं उनको सिट टुगेदर में, यानी कि PQR इसको सभी को एक साथ कंबाइंड लोगे, इनको एक साथ सिटिंग अरेंजमेंट, इसको एक ही सिंगल बॉय की तरह ट्रीट करना है आपको कि एक ही ऑब्जेक्ट है। तो ये रहा STU। अगर टोटल ऑब्जेक्ट की बात करूं तो 1 2 3 4 कितने स्टूडेंट हो गए? 4 स्टूडेंट को अरेंज करेंगे तो अपना बनेगा 4 स्टूडेंट का 4 फैक्टोरियल। अब मैं जो 3 स्टूडेंट्स थे इनको भी रीअरेंज किया जा सकता है PQR को, तो इनको मैं अगर रीअरेंज करूंगा तो ये आपका होगा 3 फैक्टोरियल। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपने पे कितने थे? 6, तो प्रोबेबिलिटी होगी फेवरेबल अपॉन में टोटल केसेस। तो जो टोटल केसेस अपने बनेंगे वो आपके बनेंगे 6 फैक्टोरियल। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता है ये 6 होगी। इस 6 से 6 कैंसिल आउट होके अपना जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 1/5। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो आपका है 1/5। तो आप ये देखोगे अभी तक बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन थे बिल्कुल सिंपल से थे, बस आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए थे। तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉयज एंड गर्ल्स सिट अल्टरनेटिवली। अल्टरनेटिव का या तो बॉय गर्ल गर्ल बॉय इस तरीके से, यानी कि एक बॉय होगा फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय एंड गर्ल, या फिर सेकंड केस ये बनेगा गर्ल बॉय, यानी कि इस टाइप से 2 केसेस बनेंगे। अगर मैं इन केसेस को आपको क्लियर करवाना चाहूँ तो ये केस इस टाइप से बनेंगे। आप देखोगे या तो सीटिंग अरेंजमेंट किसके अल्टरनेटिव बोला हुआ है, तो अल्टरनेटिव मीन्स क्या बनेगा? बॉय गर्ल बॉय एंड गर्ल, ये केस बन सकता है। या सेकंड केस क्या बनेगा? गर्ल होगा बॉय होगा गर्ल बॉय गर्ल और बॉय। आपको पता है 2 केसेस होंगे। तो अगर मैं फर्स्ट केसेस को लूँ, अगर मैं गर्ल्स पहले बॉयज़ को रीअरेंज करूँ तो 3 बॉयज़ हैं उनका क्या होगा 3 फैक्टोरियल। अब गर्ल्स को अगर मैं यहाँ पर जो स्पेस है उसके अंदर अरेंज करूँगा तो गर्ल्स का कितना होगा 3 फैक्टोरियल। ऐसे आप पे कितने केसेस हैं? ऐसे 2 केसेस हैं। तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप पे कितने गिवन है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप पे 6 गिवन है। तो डिनोमिनेटर में आप राइट डाउन करोगे 6 फैक्टोरियल। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो अगर आप देखोगे 6 फैक्टोरियल, अगर मैं अगेन सिंप्लीफाई करूं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल आउट होगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होगी, ये कैंसिल आउट होगा। 2 से ये 4 कैंसिल आउट होगा, तो अपना आंसर आएगा 1/10। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो अपना है 1/10 सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नो 2 गर्ल्स आर सिट टुगेदर। यहाँ पर ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर एक वर्ड है नो सिट टुगेदर। तो आपको पता है अगर गर्ल्स के बारे में कह रहा है तो अपन किसको अरेंज करेंगे? बॉयज़ को अरेंज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 3 हैं। अगर मैं 3 बॉयज़ को अरेंज करता हूँ
बी एंड बी, नो टू गर्ल्स आर सीट टुगेदर। तो आप अगर 3 बॉयज़ के बिटवीन स्पेस देखोगे तो स्पेस कितना है आपका, स्पेस है 4। तो बॉयज़ को रीअरेंज कितने तरीके से किया जा सकता है, मान लो ये B1 है, ये B2 है एंड ये B3 है। तो बॉयज़ को अरेंज करने के आप पे कितने होंगे 3 फैक्टोरियल, और आपको पता है 3 बॉयज़ के बिटवीन स्पेस कितना होगा 4, और गर्ल्स आपके पास कितनी है, गर्ल्स आपके पास है 3। तो अगर इनको आप रीअरेंज करोगे तो 4 स्पेस में 3 गर्ल्स अगर आपको रीअरेंज करनी है तो आप लिखोगे 4p3, और डिनोमिनेटर में आप लिखोगे 6 फैक्टोरियल। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे 4p3 की वैल्यू आपकी कितनी होगी 4 फैक्टोरियल। अगर अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेट करूँ तो ये बनेगा 3 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल। इस 6 फैक्टोरियल को अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगा 6 इंटू 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, 6 से ये कैंसिल आउट, अपना आंसर होगा 1/5। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो अपना है 1/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अभी तक के आप क्वेश्चन देख सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपने अगर थोड़ी बहुत भी इनमें अप्रोच बिल्कुल सही लगाई होगी तो मैंने कहा ना 80 क्वेश्चन अप्रोचेबल लाइक थे। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखोगे, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पी एंड क्यू टेक द टू एंड पोजीशन। अब पी और क्यू के लिए आप नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है कि एंड पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन पे होने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा पी एंड क्यू के लिए, तो पी एंड क्यू के लिए अगर ये कह रहा है कि पी एंड क्यू ये दोनों एंड पॉइंट्स पर होने चाहिए, तो टोटल स्टूडेंट 6 थे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने रहेंगे 4। अब आपको पता है इनको रीअरेंज भी किया जा सकता है, पी और क्यू की अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूंगा तो ये क्या बनेगा क्यू एंड पी। तो इसके लिए आप देखोगे इनको रीअरेंज कितने तरीके से किया जा सकता है 4 फैक्टोरियल, और पी और क्यू की अगर अपन इंटरचेंज करेंगे इनकी पोजीशन तो ये कितना बनेगा 2 फैक्टोरियल, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप पे कितने हैं 6 फैक्टोरियल। प्रोबेबिलिटी का बेसिक सा है कि जो फेवरेबल केसेस हों और डिनोमिनेटर में टोटल केसेस आपको लेने होंगे। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू के 4 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल आउट होगी, 2 फैक्टोरियल को यहाँ कैंसिल आउट करोगे 3, तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा 1/15। यानी क्वेश्चन नंबर जो 9 का आंसर है वो आपका है 1/15। अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 10 में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्यू एंड यू सिट टुगेदर। क्यू, अब दूसरे नेक्स्ट कंडीशन दे दिया क्यू एंड यू दोनों को एक साथ आपको कंबाइन लेना है। तो अगर मैं क्यू और यू को दोनों को एक साथ कंबाइन लूंगा तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे अब क्यू एंड यू सिट टुगेदर होने चाहिए थे, तो सिट टुगेदर के अंदर इन दोनों को आप एक साथ एक ही सिट टुगेदर वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। रिमेनिंग आप पे रह गए 4 स्टूडेंट्स। अगर मैं इनको रीअरेंज करूंगा तो इसको रीअरेंज करूंगा तो मेरे पे कितने स्टूडेंट्स होंगे, इसको एक ही स्टूडेंट्स की तरह आपको कंसीडर करना है। तो ये होगा 4 and 1 कितना होगा 5 फैक्टोरियल। इनको रीअरेंज किया जा सकता है तो इनका कितना होगा, इनका होगा 2 फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में टोटल केसेस आएंगे। तो टोटल केसेस अगर मैं लूंगा तो टोटल केसेस 6 स्टूडेंट है, तो उनका रीअरेंज कैसे करोगे 6 फैक्टोरियल। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 6 फैक्टोरियल को राइट डाउन कर सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल आउट होगा, 2/6 आपका आंसर आएगा 1/3। तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो आपका आंसर गिवन है वो आपका ऑप्शन डी होगा। अभी तक देख सकते हो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपने अगर सही डायरेक्शन में एफर्ट्स डाले होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी का रिजल्ट बेस्ट आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ n नंबर्स फ्रॉम 10 and 20 आर p and q रिस्पेक्टिवली ए p माइनस q। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चंस, और लेकिन अगर आपके कंसेप्ट है तो कुछ क्वेश्चन तो आपको पता है कैलकुलेशन बेस्ड आने भी हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि सम ऑफ डेविएशन, अगर आप सम ऑफ डेविएशन की बात कर रहा है कि मान लो इसके अंदर xi है, इसका डेविएशन किससे कर रहा है, ये 10 से डेविएशन कर रहा है। अगर मैं 10 से डेविएशन करूं और यहाँ पर अगर मैं लिखूं i इक्वल टू 1 से n, ये 10 से डेविएशन कर रहा है। 10 से डेविएशन पे इसकी वैल्यू कितनी हो रही है p हो रही है। सिमिलर सेकंड कंडीशन जो आपको गिवन है, सेकंड कंडीशन आपको गिवन है, सेकंड कंडीशन में आपको गिवन है कि इसका अगर 20 से डेविएशन करोगे, अगर इसका 20 से डेविएशन करोगे किसके इक्वल होगा, आपका q के इक्वल होगा। इस वाले को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ फर्स्ट इक्वेशन को, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी p प्लस में 10n, और ये आपका इक्वल होगा समेशन ऑफ xi i इक्वल टू 1 to n।
सिमिलर सेकंड इक्वेशन को भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो सेकंड इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पर आपकी जो सेकंड इक्वेशन की जो होगी वो बनेगी q प्लस में 20n और ये भी आपका इक्वल होगा समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n और ये होगा xi। अब आप देखोगे कि राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो आप इनको कंपेयर किया जा सकता है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो अगर मैं इसको इससे सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरी इक्वेशन बनेगी p माइनस क्यू माइनस 10n इक्वल टू 0। इससे अगर ये इक्वेशन में सब्सट्रैक्ट करता हूं तो अपना आंसर क्या बनेगा, इसके अंदर p माइनस क्यू 10n, अगर यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप देखोगे इसमें सेकंड वाले के अंदर अगर मैं देखूं तो इसको अगर मैं ब्लैक पेन यूज़ करूं तो आप देखोगे फर्स्ट से अगर सेकंड को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूं तो ये आपका बनेगा फर्स्ट से सेकंड को अगर मैं लिखूंगा तो अब आप यहाँ देखोगे तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी 10n माइनस p माइनस क्यू। अगर p माइनस क्यू वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करूँगा तो आप यहाँ पर देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं सिंप्लीफाई करके अगर आपको दिखाऊं, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए थोड़ा सा इश्यू आ रहा है इसके अंदर। अब देखो अगर मैं इस पर सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा p माइनस क्यू इक्वल टू में 10n। अगर फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो आपका बनेगा p माइनस क्यू इक्वल टू 10n। अब इस क्वेश्चन में p माइनस क्यू की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं 10n पुट करूंगा तो ये अपना क्या बनेगा, ये आपका बनेगा 100n स्क्वायर इक्वल टू में ये आपका होगा 10,000। अब आप इसको एलिमिनेट करोगे तो n की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, आपकी n की वैल्यू आएगी 10। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखोगे, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये डेविएशन करा है 10 से तो इसकी वैल्यू p के इक्वल होगी। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये p प्लस में 10n इक्वल टू समेशन ऑफ xi आएगा। सेकंड के अंदर अगर आप देखोगे तो सेकंड के अंदर भी बिल्कुल सिंप्लीफाई वही इक्वेशन वही कंसेप्ट अप्लाई करा हुआ है कि 20 से करने पर ये q होगा। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो q प्लस 20n ये xi। अब देखोगे राइट हैंड साइड दोनों की सेम वैल्यू है। फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो आपका बनेगा p माइनस क्यू इक्वल टू 10n और p माइनस क्यू यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है आपको। अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ पर मैंने p माइनस क्यू की जगह 10n पुट कर दिया है तो 10n पुट करने पर आपका n इक्वल टू 10 आएगा। अब नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेम उसी कंसेप्ट पे है, डेविएशन से रिलेटेड है। तो अब इस क्वेश्चन में देखोगे नेक्स्ट ये देखो, ये कह रहा है कि आपको मीन गिवन है 20 इन द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन है, इसमें 10 ऑब्जर्वेशन गिवन है और इसमें एक रिलेशन गिवन है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो आप यहाँ पर देखो ये आपको गिवन है समेशन i इक्वल टू 1 से लेके, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 3/5 कांस्टेंट वैल्यू है तो आप यहाँ पर इसको कांस्टेंट को बाहर राइट डाउन कर सकते हो। यहाँ पर लिखोगे 10 और ये आपका होगा xi। नेक्स्ट आप अगर लिखोगे तो -4/5 आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है और टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके पास 10 है तो ये आपका मल्टीप्लाई में आपका 10 आएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर 2 होगा। अब आपको तो 1 to 10 यानी कि 10 का समेशन पूछा है। आपको पता है अगर मीन का मैं कंसेप्ट लगाऊं तो आपको पता है मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर मेरे को यहाँ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या राइट डाउन करूँगा, मैं लिखूँगा n इंटू में x बार। n की वैल्यू कितनी है 10 और आपको यहाँ पर मीन कितना गिवन है 20। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इसकी जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 200। 200 को अगर मैं 5 से डिडक्ट करूँगा तो ये बनेगा 40। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर यह आपका होगा 120। अब 120 को 4 से ये कितना गिवन है आपको, ये 4 इंटू 2 यानी कि 8 आपको सब्सट्रैक्ट करना है। 120 माइनस 8 आपका किसके इक्वल होगा, यह आपका होगा 112 के इक्वल। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अब नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 13, इफ द मीन एंड सम। अब इस क्वेश्चन को देखोगे ये स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। आपके स्टैटिक्स के क्वेश्चन कंपेयर टू लास्ट ईयर कम आए हैं लेकिन क्वेश्चन जो भी आए हैं वो सारे इजी आए हैं। आपके प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा वेटेज स्टैटिक्स के कंपेयर में ज़्यादा गिवन था।
if the mean and the sum of square of 10 observation are 40 and 6 this respectively, then what is the standard deviation। अब स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आप यहाँ पर देखोगे जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस मीन का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर गिवन है आपको, इसके अंदर देखो मीन कितना गिवन है, मीन 40 गिवन है, और ये सम ऑफ स्क्वायर ये वैल्यू किसकी गिवन है, ये आपको गिवन है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये आपकी एन की वैल्यू गिवन है। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। अगर मैं पुट करता हूँ 16160, डिनोमिनेटर में मैं 10 राइट डाउन करूँगा, और आपको मीन का स्क्वायर करना, मीन आपको यहाँ पर 40 गिवन है। अगर मैं 40 का स्क्वायर करूँगा तो 40 का स्क्वायर कितना आएगा 1600। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, 1616 में से 1600 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आएगा रूट में 16, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 4 के। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 14। अब जिन भी बच्चों ने बिल्कुल तरीके से मेहनत की है तो वो देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चंस एज इट इज़ अपन ने डिस्कस भी करे हुए हैं इन्हीं कंसेप्ट से बेसिस। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा माइंड में रखनी है कि एग्ज़ाम के अंदर कंसेप्ट वही होंगे, बस थोड़ा सा इनकी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है। अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 डाइज आर थ्रोन। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको थोड़े से केसेस बनाने होंगे। इसके अंदर देखोगे इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 डाइज आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम विच इज परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर आपको इसको नोटिस करना है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि 3 डाइज के अंदर जो मिनिमम सम होगा वो तो होगा 3, और जो मैक्सिमम सम होगा आपका 18। अब आपको पता है 3 to 18 आपको परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू कंसीडर करनी है। तो फर्स्ट अगर मैं देखूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर 4 होगा, सेकंड 9 होगा, और थर्ड आपका 16 होगा। अब आपको इनके केसेस बनाने हैं। जैसे 4 कब हो सकता है, 4 के लिए आप लिखोगे 112, ये आपका 4 का एक सिंगल केसेस होगा। इसको रीअरेंज किया जा सकता है 121, 211। ये अपन अभी थोड़े से जितने केसेस बनेंगे वो 1 by 1 PNC के अकॉर्डिंग, रीअरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब 9 के अगर मैं केसेस ले तो पहला बनेगा 126, सेकंड अगर मैं देखूंगा तो 135, नेक्स्ट अगर मैं ले इसके अंदर तो मैं ले सकता हूँ 225, नेक्स्ट अगर मैं केसेस ले लूँ तो इसमें बनेगा 144, नेक्स्ट केसेस इसके अंदर बन सकता है 144 हो गया। तो नेक्स्ट केसेस अगर मैं लिखूँगा तो 3 एक केसेस बन जाएगा, एक केसेस के अंदर 225 हो गया, एक केसेस के अंदर 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 and 4। ये आपके टोटल 9 वाले केसेस बन गए। 16 का आपका जो केसेस बनेंगे वो बनेंगे 5 5 and 6, एक आपका बन सकता है 6 6 and 4। अब अगर आपको इनको रीअरेंज करना हो अकॉर्डिंग टू रीअरेंजमेंट का जो कंसेप्ट है PNC के अंदर, वो अगर मैं अप्लाई करवाता हूँ तो इनका कितनी तरीके से कर सकते हो, 3 टाइम्स से। इसका ऑल आर डिफरेंट, 3 फैक्टोरियल उसकी वैल्यू 6 होगी। इसको आप क्या लिखोगे, ये भी 6 होगा। इसका अरेंजमेंट करोगे तो 3 टाइप से रीअरेंज हो सकते हैं। ये वाला 3 टाइप से रीअरेंज हो सकता है। ये वैल्यू आपकी है 333 है, ये 3 है, ये 1 टाइम से रीअरेंज होगी। 2 3 4 ये 6 टाइम से रीअरेंज होंगे। 5 5 6 ये आपका 3 टाइप से रीअरेंज होगा। 5 5 6 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको लिखोगे ये भी 3 होगा। अगर मैं टोटल केस कंसीडर करूँ यहाँ पर तो टोटल केसेस देखेंगे 9 9 18, ये 20 26 29, ये हो गया 6 18, ये 19 22 28 और 6 34, और टोटल 3 डाइस को अगर करें तो 6 raised to power 3 216। तो यानी कि ये आपके टोटल बनेंगे 34 अपॉन में 216। 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये बनेगा 17 अपॉन में 108। 17 अपॉन में 108, ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होगा, एग्जॉस्टिव इवेंट
यानी कि अब देखो इसके अंदर एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गिवन है और एक एग्जॉस्टिव गिवन है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी कि जिन दो इवेंट के बिटवीन इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। और जो एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं यानी कि अगर उनका सभी इवेंट्स का यूनियन किया जाए तो किसके इक्वल आएगा, सैंपल स्पेस के, और टोटल प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, 1 के। अगर ये दोनों केसेस एक साथ अगर कंसीडर करे हुए हैं, इसमें यह है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एग्जॉस्टिव इवेंट है, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी का जो सम आएगा सभी का वो कितना आएगा, वो 1 आएगा। अब आपको पता है मोर देन 2 और 2 से 3 अगर इक्वल टू में गिवन है तो आप उसको कुछ भी कंसीडर कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा के कुछ भी। तो ये जो अगर आपको ये वैल्यू गिवन है इसके इक्वल अगर मैं के कंसीडर करता हूँ, तो अगर यहाँ से मैं पी ए की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ तो पी ए आपका किसके इक्वल आएगा, पी ए आपका इक्वल आएगा के अपॉन 2 के इक्वल। अगर पी बी की मैं बात करता हूँ तो पी बी आपका किसके इक्वल आएगा, ये डिनोमिनेटर में 3 चला जाएगा तो ये आपका होगा के अपॉन में 3। सिमिलर अगर मैं पी सी की बात करूँ तो ये आपका इक्वल होगा के अपॉन में 4। नेक्स्ट आपका होगा पी डी, अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये के अपॉन में 5। यानी कि मैंने इसको सभी को के की फॉर्म में मतलब कन्वर्ट कर लिया है। तो अब अगर इन सबका एडिशन करूँगा तो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इन सभी का अगर मैं एडिशन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखोगे के अपॉन में 2 प्लस के अंदर के अपॉन में 3 प्लस के अंदर के अपॉन में 4 प्लस के अंदर के अपॉन में 5 किसके इक्वल होगा, 1 के। अब अगर मैं इन सबका एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना होगा, 560। इन सभी का एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वन कितना होगा, ये होगा 30 के। नेक्स्ट वन आपका हो जाएगा 20 के। नेक्स्ट वन आपका हो जाएगा 15 के। नेक्स्ट आप करोगे तो ये होगा 12 के और ये किसके इक्वल होगा, 1 के। अब ये 50 और 27 किसके इक्वल हो गया, 77। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये 77 के अपॉन में 60 किसके इक्वल है, 1 के। तो के की जो यहाँ पर वैल्यू आ गई है, के की वैल्यू क्या आ गई है, के की वैल्यू आपकी आएगी 60 अपॉन में 77। अब ये के की वैल्यू आपको इस क्वेश्चन ने पूछा है क्या, व्हाट इज द 77 पी ए। तो पी ए की वैल्यू आपको गिवन ये है। अगर मैं इसको 77 से मल्टीप्लाई करता हूँ और के की वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ तो अगर मैं यहाँ लिखूँ 77 और अगर मैं के की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 60 अपॉन में 2 और इंटू में 77। यहाँ पर आप अगर वैल्यू पुट करोगे तो 77 से ये कैंसिल आउट होगा, 2 से ये कैंसिल आउट होगा और आपका जो फाइनल आंसर होगा वो आपका होगा 30। बिल्कुल सिंपल से सारे क्वेश्चंस हैं। आपकी बार का एग्ज़ाम लास्ट सितंबर के कंपेयर में थोड़ा सा इजी था, बस आपके कंसेप्ट थोड़े से क्लियर होने चाहिए। अब नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको गिवन है कि 2 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 9 आर पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट हैज 1 इन इट्स यूनिट इन इट। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 डिस्टिंक्ट, एक यहाँ पर ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि 2 डिस्टिंक्ट होने चाहिए, सेम नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और उसका जो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये तो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर यूज़ करनी है। तो आप देखोगे 1 by 1 अगर आप सारों से मल्टीप्लाई करोगे तो आप पे सिर्फ एक ही केसेस ऐसा बनेगा 3 into 7 या 7 into 3, लेकिन आप नंबर कितने पिक कर रहे हो, नंबर 2 पिक कर रहे हो। यानी कि ये 2 ही ऐसे नंबर है कि जिनका प्रोडक्ट कितना होगा, प्रोडक्ट करने पर यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। तो आप यहाँ पर टोटल 1 to 9, अगर आपको पता 1 to 9 में से 2 में से कितने पिक कर रहे हो, सिर्फ यही एक केसेस ऐसा बनेगा जिनका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, यूनिट डिजिट पर 1 होगा। तो 2C2 और डिनोमिनेटर में आप कितने में से पिक कर रहे हो, 9C2 फेवरेबल अपॉन में टोटल। तो अगर आप इसे लिखोगे तो न्यूमिनेटर में कितना होगा, 1, और इसे करोगे 9 इंटू यानी कि 36, 1 अपॉन में 36। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो होगा वो आपका होगा 1 अपॉन में 36, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 आपको गिवन है कि 2 डाइज आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन देम इज 2 और 3। कि 2 डाइज को थ्रोन कर पे जो उनके बिटवीन डिफरेंस आ रहा है वो आइदर 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको केसेस बनाने होंगे। अगर आप फर्स्ट वाली रो में अगर देखोगे 1 and 3, 1 and 3 का डिफरेंस कितना हो गया है, 2 हो गया है। डिफरेंस आइदर 2 हो और 3 हो,
तो 1 एंड 4 का डिफरेंस कितना हो गया 3। अब इसके अंदर 1 और 5 का डिफरेंस 4 होगा, 1 और 6 का डिफरेंस 5 होगा, तो वो केस अपने को एक्सक्लूड करने हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे 2 एंड 4 सेकंड वाली रो में देखोगे टोटल 36 केसेस बनने हैं, तो 1 बाय 1 आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स कंटिन्यू अपन रो में देखेंगे। 2 एंड 4 का डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। नेक्स्ट आप देखोगे 2 एंड 5 का डिफरेंस कितना होगा 3 होगा, यानी कि इसके अंदर भी 2 केसेस बन रहे हैं। नेक्स्ट अगर थर्ड वाली रो में देखोगे 3 एंड 1 का डिफरेंस कितना हो गया है 2 हो गया है। 3 2 का कितना होगा 1 होगा, 3 3 का 0 होगा, 3 4 का 1 होगा, 3 5 ले सकते हो। 3 5 के अंदर डिफरेंस कितना होगा 2 होगा। नेक्स्ट केसेस आप एक यहाँ पर 3 और 6 भी ले सकते हो, इसका डिफरेंस कितना आ गया 3 है। अब नेक्स्ट रो में जाओगे तो 4 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया है 3 हो गया है। 4 एंड 2 का केस ले सकते हो, इसका डिफरेंस कितना हो गया है 2 हो गया है। 4 3 का 1 होगा, 4 4 का 0, 4 5 का 1 होगा, 4 और 6 ले सकते हो। 4 और 6 का कितना डिफरेंस होगा 2 होगा, तो फोर्थ रो में ये होगा। नेक्स्ट में जाओगे तो आपका होगा 5 एंड 2 एक हो जाएगा आपका, इनका डिफरेंस 3 आ रहा है। 5 एंड 3 ये केसेस बनेंगे, 5 6 नहीं होगा। नेक्स्ट अगर 6 में जाओगे तो एक केसेस बनेगा 6 एंड 4, आप इसको एक 6 एंड 4 ले सकते हो। एक केस आप लोगे 6 एंड 3, इसमें 3 का डिफरेंस है और इसमें 2 का डिफरेंस है। अब अगर मैं टोटल केसेस काउंट करूँ 1 2 3 4, 4 एंड 6 10, 10 एंड 4 14, यानी कि फेवरेबल केसेस जो मेरे आने हैं वो आने हैं 14 और टोटल केसेस कितने बनेंगे 36। कैंसिल आउट करूंगा तो मेरा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द मीन ऑफ द नंबर। ये स्टैटिक्स का है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको पता है, इस टाइप के क्वेश्चन यानी कि अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं इसी से रिलेटेड गिवन है। इसके अंदर अगर आप इसको कंसीडर करो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18 में अगर हम देखते हैं तो इसमें है व्हाट इज द मीन ऑफ द नंबर 1 2 3 to 10 विथ फ्रीक्वेंसी C0 C1 C2 अप टू C9। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, अगर मैं फर्स्ट x कंसीडर करूं 1 2 3 अप टू कितना गिवन है अप टू 10 गिवन है, और इनकी जो रिस्पेक्टिवली फ्रीक्वेंसी गिवन है वो कितनी गिवन है C0 C1 C2 अप टू आपकी C9 गिवन है। अब आपको पता है इसका बेसिक सा कंसेप्ट है कि फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करोगे समेशन ऑफ fx। अगर आपको पता है डिस्क्रीट हो तो आप लिखोगे समेशन ऑफ fx अपॉन में समेशन ऑफ f। ये आपका मीन का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आपको अप्लाई करना है। अब समेशन ऑफ इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे C0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2C1। नेक्स्ट आप अप्लाई करोगे ये बनेगा 3C2 और अप टू ये आपका होगा 10C9। अब जो स्टूडेंट्स हैं इसका सम इजीली कर सकते हैं, C0 C1 C2 अप टू C9, यानी कि इस वाले की जो वैल्यू होगी यहाँ पर n की वैल्यू देखोगे तो C0 C1 2 अप टू C9, यानी कि इसका जो सम है वो तो आप इजीली बता सकते हो 2⁹9। अब इस वाले कंसेप्ट के लिए आपको एक बेसिक सी चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मैं बाइनोमियल का कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर अगर n गिवन है तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, इसका एक्सपेंशन होता है NC0 प्लस में NC1x प्लस में NC2x स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा। अगर आप इसको राइट डाउन करो NCNx⁴n। अब यहाँ पर देखोगे इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है तो मल्टीपल में आपको कितना गिवन है 2 है। तो इस वाले क्वेश्चन का अगर मैं डेरिवेटिव कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो आप इस क्वेश्चन को देखोगे कि फर्स्ट वन क्या बनेगा 1 है तो 1 होगा, 2 के साथ 1 गिवन है तो सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव करने से पहले इसको x से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मैं बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अगर तो ये बनेगा x, ये होगा x², ये x³ और ये x⁴n+1, ये आपको अगर x से मल्टीप्लाई करो। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो ये फर्स्ट अगर u एंड v का कंसेप्ट अप्लाई करूँगा, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव करोगे तो इसका बनेगा 1 प्लस x⁴n−1 और n ये मल्टीप्लाई में होगा। इधर आप राइट डाउन करोगे, अब सेकंड फंक्शन आप एज इट इज़ राइट डाउन कर सकते हो और फर्स्ट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1।
अब इसके अंदर अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो NC0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आएगी, इस वाले की वैल्यू बनेगी आपकी NC0, सेकेंड वाले की आपकी वैल्यू बनेगी 2NC1x। सिमिलर ये कंटिन्यू चलेगा। x की जगह 1 पुट करोगे, अगर आपको इस क्वेश्चन में x की जगह अगर आप 1 पुट करते हो तो ये वैल्यू x की जगह 1 पुट करोगे तो ये बनेगा n 2n-1 और प्लस में 2n। ये सिंपल सा है, यानी कि इसका समीशन ये आपका हो गया है। अब यही कंसेप्ट यहाँ पर n की जगह क्या पुट करना है, n की जगह आपको यहाँ पर 9 पुट करना है। n की जगह 9 पुट करोगे तो ये वैल्यू बनेगी 9 × 2⁸ प्लस में 2⁹। ये आपका फाइनल समीशन हो गया है 9 × 2⁸ प्लस में 2⁹। अगर इस क्वेश्चन को आप अगर देखोगे, अब ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो यू कैन राइट डाउन, अगर 2⁸ इसके अंदर अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बनेगा 2⁸ और ये आपका होगा 9 प्लस में 2 और डिनोमिनेटर में आप राइट डाउन करोगे 2⁹। इससे कैंसिल आउट करोगे, न्यूमिनेटर में 11 डिनोमिनेटर में 2, 11/2 यानी कि आपका राइट आंसर बनेगा 5.5, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो मैं एक बार दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूं। x गिवन है आपको, f गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करी, आपके इसके सम में से थोड़ा सा इश्यू होता तो मैंने इसमें ये कहा है कि 1 + x⁴n को x से मल्टीप्लाई करते, इसका जो एक्सपेंशन आता उसका डेरिवेटिव करोगे और फाइनल में n की जगह आपको 9 पुट करना था, तो इसका जो समेशन बना है वो ये बना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसके अंदर ये रहेगा, समेशन ये होगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है और इसका समेशन मैंने 2⁹ कर दिया। इसका फाइनल सिंप्लीफाई करने पर आपका जो आंसर बन रहा है वो आपका बन रहा है 5.5। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन रिकवर फ्रॉम ए डिसीज इज 0.8। उसकी रिकवर करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 गिवन है, तो यहाँ पर आप ले सकते हो कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0.8। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही कंसेप्ट अगर अप्लाई करते हैं तो Q की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 0.2। What is the probability that exactly 2% out of 5 will recover? तो n की वैल्यू यहाँ पर आपको 5 कंसीडर करनी है और r की वैल्यू यहाँ पर आपको 2 कंसीडर करनी है। तो बस आपको पता है p + q⁴n, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये होगा NCR p⁴r और q⁴n - r। यही कंसेप्ट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो n की जगह आप पुट करोगे 5c2, इसे लिखोगे p की पावर 0.8, इसका स्क्वायर करोगे और ये 0.2 इसका आपका क्यूब करना है। ये बाय 5c2 की वैल्यू 10 होगी, 0.8 का स्क्वायर करोगे तो 0.64 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 10, इसका क्यूब करोगे तो ये बनेगा 0.008। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा 6.4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 32 और ये होगा 48, 512, यानी कि ये होगा 512। अब 512 अगर आप 0 देखोगे तो इसके अंदर जो अपना आंसर बनेगा वो 19 में बनेगा, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो आपका डी इज़ द राइट आंसर। बस छोटी सी कैलकुलेशन करनी थी आपको यहाँ पर। अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। सपोज क्वेश्चन नंबर 20 देखोगे, सपोज दैट देयर इज ए चांस फॉर ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग टू कोलैप्स whether the design is faulty or not. The chance that the design is faulty is 10%. The chance that the building collapse is 95% if design is faulty. Otherwise it is 45%. If it is seen that the building has collapsed, then what is the probability that it is due to faulty design? अब एक बेसिक सी चीज़ है, आप यहाँ पर इसके अंदर ये बेस थ्योरम से रिलेटेड और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आप अगर देखोगे, अगर द चांस ऑफ डिज़ाइन इज़ फोल्टी का अगर मैं चांसेस मानूँ तो कितने परसेंट गिवन है, 10%। तो अगर ये फोल्टी नहीं है तो इसका कितने चांसेस हो जाएंगे, 90%। अब नेक्स्ट आपको गिवन है
द चांसेस दैट द बिल्डिंग कोलैप्स 95 डिज़ाइन इज फॉल्टी, अगर फॉल्टी होगा डिज़ाइन, ठीक है, तो उसके कोलैप्स होने के जो चांसेस होंगे वो होंगे आपके 95%, अदरवाइज 45%, अदरवाइज इसका जो बनेगा फॉल्टी का अदरवाइज कितना होगा 45%। अब ये कह रहा इफ इट इज सीन दैट द बिल्डिंग हैज कोलैप्स्ड एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन। बेस थ्योरम का बेसिक सा कंसेप्ट है, अगर फॉल्टी है तो ये दोनों केसेस आप न्यूमरेटर में लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 950, डिनोमिनेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 950, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 9 5 45, ये होगा 45, 4 होगा 36, 36 ये हो गया 0, 45, 45 हो गया 4, 36, 36 यानी कि 40। अब अगर इसके अंदर ऐड करोगे तो न्यूमिनेटर में आपका होगा 950 और डिनोमिनेटर में होगा आपका 5000। अब 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 19 होगा, 100 डिनोमिनेटर में तो 0.19 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल प्रोजेक्शन से रिलेटेड बेसिक सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 को आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको गिवन है व्हाट इज द लेंथ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का बेसिक आपको पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट आपको अप्लाई करना है। ये आपका होगा ए डॉट बी और डिनोमिनेटर में बी का मैग्नीट्यूड। अब अगर ए डॉट बी की वैल्यू करोगे तो आई का आई के साथ करोगे तो ये कितना होगा 2, 2 का अगर आप 3 के साथ करोगे तो ये कितना होगा 6, और इसका अगर आप इसके साथ करोगे तो ये कितना होगा -6। यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू आगे किसके ऊपर प्रोजेक्शन बोल रहा है, इस वेक्टर के, तो इसका मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 8 यानी कि ये होगा √70। अब 6 से 6 कैंसिल आउट, तो ये जो प्रोजेक्शन आ गया वो आपका आ गया 2/√17, 2/√17 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका बी ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 22। अभी तक के क्वेश्चंस में आप देख सकते हो कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं आया है कि लगे कि पेपर कुछ हार्ड लेवल का है, बस बेसिक सी चीज़ें हैं। आपकी रिवीजन अच्छी होनी चाहिए और एग्ज़ाम के टाइम में आपका फोकस होना चाहिए कि हाँ इन चीज़ों को आपको कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से। अब देखोगे ये बेसिक सा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इस फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस काफ़ी आए हुए भी हैं प्रीवियस ईयर के अंदर। आप अगर देखोगे एक बेसिक सा फॉर्मूला है कि ए क्रॉस बी, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस के अंदर ए डॉट बी इसका स्क्वायर, ये आपका होगा ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर और बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। तो ये वाली वैल्यू आपको ओवरऑल आपको गिवन है, कितनी गिवन है, ये आपको गिवन है 1/144 सॉरी, और ए का मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो ये आपका होगा 16, और यहाँ पर होगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट करोगे 9। तो आपको पता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपका 9 आ गया, तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा 3 के। तो यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, आपको पता है एंगल पॉजिटिव है, एंगल पॉजिटिव है तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई, और ए डॉट बी का एक बेसिक सा फॉर्मूला होगा कि ए डॉट बी अगर आप देखोगे तो ये होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा। ये 0 और 90 दोनों के इक्वल आ सकता है। तो इसके अंदर तो बेसिक सी चीज़ है, ये तो प्रॉपर्टी है कि 0 और 90 के बिटवीन क्योंकि एंगल पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसका तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में आप डेटमेंट के कंसेप्ट से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं तो वेक्टर गिवन है, अगर 3 पॉइंट्स गिवन है तो आप पहले वेक्टर, अगर 2 वेक्टर कोलिनियर हो तो उनकी कंडीशन क्या होती है, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी अगर ये बोथ आर कोलिनियर, अगर ये कोलिनियर होंगे तो इसकी जो बेसिक सी प्रॉपर्टी होगी ये होगा कि वेक्टर ए इक्वल आपका बनेगा लैम्डा वेक्टर बी। ये प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है इसके अंदर। 2D का कंसेप्ट लगाओगे स्लोप के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा, डेटमेंट के अकॉर्डिंग भी हो जाएगा,
मैं आपको वेक्टर के कंसेप्ट से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो आप देखोगे अगर आपको पॉइंट्स गिवन है, ये भी एक पॉइंट्स है, ये भी एक पॉइंट्स है और ये भी एक पॉइंट गिवन है, तो इसको आप ए, इसको बी और इसको आप सी कंसीडर करो। 2 पॉइंट से अगर मैं ए बी वैक्टर फाइंड आउट करूँ तो जो ए बी वैक्टर की मेरी वैल्यू आएगी 40 माइनस 60 कितना होगा, ये होगा माइनस का 20 आई कैफ माइनस 8 और ये होगा आपका माइनस का 11 जे कैफ। अगर नेक्स्ट में बी सी ए बी कुछ भी आप बी सी ए सी कुछ भी निकाल सकते हो, मैं बी सी वैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर देखूँगा जो बी सी वैक्टर होगा तो सी में से बी को सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये होगा बीटा माइनस 40, बीटा माइनस 40 आई कैप। बीटा में से 40 सब्सट्रैक्ट करोगे, इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे माइनस का 44 जे कैप। अब आपको पता है 2 वेक्टर आ गए, तो कहीं पर भी आप लैम्डा अप्लाई कर सकते हो। तो आप इससे लिखोगे माइनस 20 आई कैफ माइनस 11 जे कैफ इक्वल टू में लैम्डा, और ये वेक्टर आप लिखोगे बीटा माइनस 40 आई कैफ और माइनस में 44 जे कैफ। अब अगर मैं यहाँ पर कंपोनेंट कंपेयर करता हूँ तो जे से जे को कंपेयर करूँगा तो मेरी लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4। जे से जे को कंपेयर करोगे तो मेरी लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी 1/4। अब लैम्डा की वैल्यू 1/4 यहाँ पुट करूँगा और अगर मैं आई वाले कंपोनेंट कंपेयर करूँगा तो ये बनेगा माइनस 80 इक्वल टू में आपका बनेगा बीटा माइनस 40 को साइन चेंज करोगे तो ये बीटा की वैल्यू जो आपकी बनेगी वो आपकी होगी -40 के इक्वल, यानी कि इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24, इसके 3 कंसेप्ट से आप स्लोप के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे, एक्स और वाई, x1 y1, x2 y2, x3 y3। अगर कोलिनियर हो तो आप स्लोप का y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, और आपको इसको डिटरमिनेंट के कंसेप्ट से भी ये क्वेश्चन हो जाता। मैंने वेक्टर के कंसेप्ट से आपको क्लियर करवा दिया है। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर अगर आप देखोगे इसमें गिवन है कंसीडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू द 2 वेक्टर्स। अब ये कंसीडर द फॉलोइंग रिस्पेक्ट द वेक्टर्स ए एंड बी, यानी कि 0 आई कैप जे कैप। अब आपको पता है वेक्टर आइदर ए क्रॉस बी, यानी कि अगर कोई भी वेक्टर होगा आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव 2 डायरेक्शन में होगा, यानी कि ए क्रॉस बी यू कैन, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो ए क्रॉस बी, अदरवाइज आप बी क्रॉस है, यानी कि साइन चेंज करोगे तो हर वेक्टर के परपेंडिकुलर द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो परपेंडिकुलर 2 वेक्टर होंगे। तो इस वाले ये कह रहा ओनली 1, तो फर्स्ट वाला तो कैंसिल आउट हो गया है। सेकंड कह रहा था एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज π/3। 2 वेक्टर के बिटवीन अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना हो, 3D का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, वेक्टर की फॉर्म में है तो वेक्टर दोनों सेम ही कंसेप्ट है। आप देखोगे अगर 2 वेक्टर के बिटवीन अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो ये आपका बनेगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आपकी किसके इक्वल आएगी, ये आपकी आएगी ए डॉट बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी करोगे ये 0, ये भी 0, यानी कि न्यूमरेटर में कितना होगा 1 होगा। इसका मैग्नीट्यूड √2 होगा, इसका मैग्नीट्यूड आप √2 लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा √2 2 मल्टीप्लाई होके 1/2। तो कोस थीटा अगर 1/2 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी π/3। तो अब इसके अंदर गिवन है कि π/3, तो यानी कि सेकंड स्टेटमेंट अपना क्या है, सेकंड स्टेटमेंट अपना राइट है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, जिन बच्चों के बेसिक बिल्कुल क्लियर हैं उनको इन क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ कह रहा है एल इज द लाइन विद द डायरेक्शन रेशियो, ये डायरेक्शन रेशियो है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अगर आपको एक पॉइंट गिवन हो x1 y1 और z1, और अगर आपको डायरेक्शन रेशियो ए बी सी गिवन हो तो आप लाइन की इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे। आप लाइन की इक्वेशन लिखोगे x माइनस x1 अपॉन में ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में सी। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी। इन्हीं कंसेप्ट को अप्लाई करके अगर मैं यहाँ देखूंगा तो ये कह रहा है कि इक्वेशन ये आपको क्या गिवन है पॉइंट और ये डायरेक्शन रेशियो, तो लाइन की इक्वेशन बनेगी x माइनस 1 अपॉन में 3। सेकेंड आप राइट डाउन करोगे y प्लस में 1 अपॉन में -2। नेक्स्ट आप राइट डाउन करोगे z माइनस 1 अपॉन में 6। ये आपकी लाइन की इक्वेशन होगी है।
देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L। इस लाइन के ऊपर कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ऑन द लाइन, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंड, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज 2। अब अगर आप 1 बाय 1 ऑप्शन देखोगे, अगर मैं 1 बाय 1 ऑप्शन पुट करता हूँ, तो अगर मैं ऑप्शन पुट करूँ 13/7, 13/7 -1 तो कितना होगा, 13 - 7 6, 6/7 यानी कि ये वैल्यू होगी 2/7। नेक्स्ट देखोगे ये माइनस का 11/7, -11 करोगे प्लस में 7 तो -11 + 7, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 4/7, माइनस से कैंसिल आउट, ये भी वैल्यू आपके आगे है 2/7। यहाँ पर पुट करोगे 19/7, 19 - 7 कितना होगा 12, 6 से कैंसिल आउट, ये भी आपका 2/7। अब ये देखोगे इनसे डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी सेटिस्फाई कर जाएगा। बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है, पॉइंट पुट करने हैं, ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई होगा, इन दोनों के बिटवीन डिस्टेंस कितना आएगा, वो आपका 2 यूनिट्स आएगा। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज पैरेलल टू द लाइन। अब देखो बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है तो उनकी जो कंडीशंस होती है वो होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अगर दो प्लेन और लाइन में दोनों में सेम कंसेप्ट होगा, लेकिन एक लाइन और एक प्लेन अगर पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर की कंडीशन अप्लाई होगी, और परपेंडिकुलर होगा तो पैरेलल की कंडीशन अप्लाई होगी। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको गिवन है तो एक आपको क्या पूछा, प्लेन की इक्वेशन। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको गिवन है कि प्लेन पैरेलल है किसके, इस लाइन के। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपको क्या दिख रहे हैं 2, 3, 4, 5। और आपको पता है प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax प्लस के अंदर by प्लस के अंदर cz प्लस माइनस d इक्वल टू 0, यानी कि जो x, y, z के कोफिशिएंट होंगे वही आपके डायरेक्शन रेशियो होंगे। अगर प्लेन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो का यानी कि A1A2 प्लस B1B2 प्लस C1C2 इनका प्रोडक्ट का सम किसके इक्वल होगा 0 के। अब 1 बाय 1 ऑप्शन पे जाओगे तो आप इसमें देखो 1 × 3 कितना होगा 3, -2 × 4 कितना होगा -8, और 1 + 5 कितना हो जाएगा 5। अब अगर देखोगे इन सब का सम 5 + 3 8 -8, यानी कि ऑप्शन डी आपका डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है। इन तीनों में अगर आप सेटिस्फाई करवाओगे मल्टीप्लाई करके तो ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द एंगल बिटवीन। सेम वही कंसेप्ट आपको मैंने बताया है कि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस आए हैं। दो लाइन के बिटवीन एंगल, दो लाइन के बिटवीन एंगल आपका जो होता है वो होता है cos थीटा इक्वल टू A1A2 प्लस के अंदर B1B2 प्लस के अंदर C1C2, और डिनोमिनेटर में आप राइट डाउन करोगे A1 का स्क्वायर प्लस के अंदर B1 का स्क्वायर प्लस के अंदर C1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिखोगे A2 का स्क्वायर प्लस के अंदर B2 का स्क्वायर और प्लस के अंदर C2 का स्क्वायर। अब आपको पता है लाइन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। अभी मैंने आपको बताया था कि लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x-1/a, लिखोगे y-y1/b, और लिखोगे z-z1/c, यानी कि जब x, y, z के कोफिशिएंट +1 होंगे और आपको पता है तब आपके डायरेक्शन रेशियो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी वो डायरेक्शन, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो इस वाले को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो ये बनेगा x/1/2, सेकेंड आपका बनेगा y/1/3, नेक्स्ट आपका बनेगा z/-1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई करा है। नेक्स्ट आपका होगा इस इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये बनेगी x/1/6, नेक्स्ट होगा y/-1, और ये आपका होगा z/-1/4। अब अगर जब भी डिनोमिनेटर में तो आप इनका एलसीएम ले सकते हो। अगर मैं 2 और 3 का एलसीएम लूँगा तो इन डायरेक्शन रेशियो को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो फर्स्ट बनेगा 3, सेकंड बनेगा 2 और नेक्स्ट बनेगा -6, यानी कि फर्स्ट वाली लाइन की जो डायरेक्शन रेशियो आ गई है वो 3, 2 और -6 हो गई है। अब सेकंड वाले के अंदर अगर मैं एलसीएम लूँगा तो ये होगा 12, तो फर्स्ट होगा 2, नेक्स्ट होगा -12 और ये हो जाएगा -3। अब ये सेकंड वाली डायरेक्शन रेशियो आ गई है।
अब अगर आप इसके अंदर देखोगे, आप ये देखोगे A1 A2 कितना हो गया 6, B1 B2 -24, और अगर आप इसके अंदर देखोगे नेक्स्ट प्लस के अंदर, यानी कि अगर मैं राइट डाउन करूं तो ये बनेगा 6 माइनस के अंदर, इस क्वेश्चन में ये होगा, फर्स्ट वन होगा आपका 6 और नेक्स्ट आपका होगा ये 6 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 24 और ये होगा प्लस में 18। न्यूमिनेटर में अंदर जो वैल्यू आपकी आ रही है वो आ रही है 0, तो डिनोमिनेटर में जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा 0 अपॉन में डिनोमिनेटर जो भी वैल्यू होगी वो इक्वल टू क्या हो जाएगी 0। और कोस थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 90। तो इन दोनों लाइन के बिटवीन जो एंगल बनेगा वो आपका होगा 90। बिल्कुल सिंपल सा था, बस बेसिक सी प्रॉपर्टी आपको A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, डिनोमिनेटर में A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर इक्वल टू कोस थीटा करना था, ये वैल्यू पुट करनी थी। सिंपल सा बेसिक सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर कंसेंट्रिक। इस मीनिंग पता होना चाहिए, कंसेंट्रिक मीन्स का जिसका सेंटर क्या होगा, सेम होगा जो भी आपको गिवन स्फीयर होगा उसके। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ तक की वैल्यू ये सेंटर को रिप्रेजेंट करेंगे, कंसेंट्रिक है तो इसके, एंड पासेस थ्रू द ओरिजिन। अब एक बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर कोई भी कर्व ओरिजिन से पास होगी तो उसमें कांस्टेंट की वैल्यू नहीं होगी। तो आप बेसिक्स देखोगे तो आपको पता है, और इसके कंसेंट्रिक है तो इसके कंसेंट्रिक देखोगे तो फर्स्ट वाले में y का कोऑर्डिनेट नहीं है तो कैंसिल आउट, सेकंड वाले में z का कोऑर्डिनेट नहीं है कैंसिल आउट, इसके अंदर अगर आप देखोगे इसके अंदर x का कोऑर्डिनेट नहीं है कैंसिल आउट, क्योंकि इस वाले का सेंटर 1, 3 एंड 4 होना चाहिए। अगर इसका सेंटर ये तो इनका सेंटर भी यही आना चाहिए, तो कंसेंट्रिक है तो तीनों तो है ही नहीं, तो एलिमिनेशन मेथड से ये थर्ड कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओरिजिन से पास हो रहा है तो यहाँ देखोगे ये सेंटर सेम आ रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ये ओरिजिन से पास हो रहा है तो आपको पता है C की वैल्यू नहीं आएगी, तो ये आंसर होगा। ये एलिमिनेशन मेथड के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो आपको पता है 2 वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है स्फीयर के लिए, एक आपको सेंटर की रिक्वायरमेंट है और एक आपको गिवन है कि ओरिजिन से पास हो रहा है। सेंटर और रेडियस 2 की रिक्वायरमेंट है, सेंटर यहाँ पर गिवन है। अब आपको पता है सेंटर 1, 3, 4 हो जाएगा, डी की वैल्यू 0 है तो u स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू आर होगा डी की वैल्यू। तो कंसेप्ट वाइज भी कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट देखोगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, अब क्वेश्चन नंबर 30 भी आपके 3D के काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और बिल्कुल बेसिक और इजी क्वेश्चंस बने हैं। ये कह रहा है पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन, ये आपका एक पॉइंट ये गिवन है, एक पॉइंट ये गिवन है। अगर आपको किसी भी लाइन के 2 पॉइंट गिवन हो, एक पॉइंट x1, y1 और z1, ये एक कंसीडर कर लो, और सेकंड पॉइंट अगर आपको गिवन है x2, y2 और z2, तो अगर इन दोनों पॉइंट से अगर मैं लाइन की इक्वेशन फॉर्म करना चाहूँ तो वो आपकी बनेगी, इन दोनों में से कोई भी लाइन की इक्वेशन के लिए 2 ही चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, एक पॉइंट होगा और एक डायरेक्शन रेशियो होगा। तो ये अगर पॉइंट है तो आप लिख सकते हो x माइनस x1, ये मैं पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, और 2 पॉइंट अगर गिवन है तो आप डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 आप राइट डाउन कर सकते हो, x2 माइनस x1। सिमिलर मैं लिखूंगा y माइनस y1 अपॉन में मैं लिखूंगा y2 माइनस y1। नेक्स्ट आपका होगा z माइनस z1, डिनोमिनेटर में आप लिखोगे z2 माइनस z1। यही वाला कंसेप्ट मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो मैं लाइन की जो इक्वेशन फॉर्म कर रहा हूँ तो वो बनेगी आपकी पॉइंट x माइनस 1, ये पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो लिखूंगा तो ये 2 माइनस 1, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 1। नेक्स्ट लिखोगे z माइनस 2, ये बनेगा z माइनस 2, तो 10 माइनस 2 कितना होगा आपका 8 होगा। नेक्स्ट आप राइट डाउन करोगे यहाँ पर आपका y होगा, सेकंड वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो आपका y होगा, तो आप इसको लिख सकते हो, इस वाले को इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2, सेकेंड वाला अपॉन में 10, तो नेक्स्ट आपका होगा z माइनस 3, ये आपका z माइनस 3 और अपॉन में 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2, ये आपकी लाइन की इक्वेशन फॉर्म हो गई है। अब इसके आगे कंडीशन दे रखी है, इफ z कोऑर्डिनेट ऑफ p इज 7, z कोऑर्डिनेट अगर है यहाँ पर आपका 7 गिवन है तो 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 2 यानी कि ये वैल्यू माइनस 2 के इक्वल होगी।
अब अगर ये x की वैल्यू है, इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल -1 -2, तो ये x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, -1। सिमिलरली इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो y -2 किसके इक्वल होगा, -16, तो यानी कि y की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, -14। x और y की वैल्यू, x की वैल्यू आपकी -1 है और y की वैल्यू -14 है। ये पूछा कि व्हाट इज द सम ऑफ द अदर टू कोऑर्डिनेट्स, इन दोनों का सम करना है, -1 और -14 को अगर आप सम करोगे तो ओवरऑल आपका कितना होगा, -15। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर -15 है। बिल्कुल बेसिक सा था और मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी स्टूडेंट ने अच्छे अटेम्प्ट करे होंगे। बेस्ट विशेस फॉर योर रिजल्ट्स। थैंक यू।